नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सबमरीन्स को लेके है और अभी हम प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस टेंडर में अभी सिंगल वेंडर सिचुएशन होने की वजह से इसमें नेवी की तरफ से अपनी कुछ रिक्वायरमेंट को रूल्स को डाइल्यूट करने की कोशिश किया गया है, ताकि ज़्यादा कंपनी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाए, जिससे हमारे पास एक ज़्यादा ऑप्शन मौजूद रहेगा, जिससे कंपटीशन होने की वजह से हमें बेहतर डील मिल सकता है। और इसी वजह से इस टेंडर को रिस्पॉन्ड करने की जो टाइम लाइन था उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया। अब इस पूरे टेंडर में जितने भी सबमरीन पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सभी में ओरिजिनली भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कैपेबिलिटी सिर्फ जर्मनी की और साउथ कोरिया के सबमरीन के पास ही मौजूद था, लेकिन जर्मनी पहले से इंडियन टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से पीछे हट गया था। लेकिन अभी रिसेंटली ये बात सुनने को मिला था कि जर्मनी की तरफ से भी भारत को सीधे तौर पर अपनी सबमरीन को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है और वो डायरेक्टली जो प्रोजेक्ट 75 टेंडर था उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, जिसमें वो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर भारत को अपनी नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन को ऑफर करना चाहते थे। इसी साल की फरवरी में जर्मनी की तरफ से, यानी कि जर्मनी की TKMS की तरफ से इस ऑफर को करने की बात की गई थी, लेकिन ऑफिशियली तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूव किया जाएगा। और अभी बताया जा रहा है कि साथ जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से भी इस प्रपोजल को भी अप्रूव किया जा सकता है। और अभी आने वाले कुछ दिनों में जब जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भारत के गस्त पर आने वाले हैं, तभी उनकी तरफ से इस डील को लेकर एक फॉर्मल ऑफर को भारत को देने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से, और अभी हम आर्टिलरी गन्स के एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली आर्मेनिया को ATGS को एक्सपोर्ट करने की बात सामने आया था, जिसके बाद अभी एक और फॉरेन कंट्री की तरफ से भारत से आर्टिलरी गन्स को खरीदने की बात सामने आई है। और इस बार सऊदी की तरफ से भारत से आर्टिलरी गन्स को खरीदने की बात किया जा रहा है। दरअसल सऊदी की तरफ से अभी भारत के कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए भारत 52 और गरुड़ा V2 गन्स को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। और पहले से ही सऊदी आर्मी की तरफ से इन दोनों गन्स को टेस्ट किया जा रहा था। और इसमें भारत 52 एक 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन है, जबकि गरुड़ा गन की बात करें तो ये एक 105 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन है। अब इन दोनों गन्स को भी सऊदी आर्मी की तरफ से टेस्ट करने के पीछे एक और मेजर कारण ये भी है कि इसे पहले सऊदी की तरफ जिन आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वो GC-45 हाउजर था, जिसे जलाल बुल स्पेस रिसर्च कॉर्पोरेशन की तरफ से डिजाइन किया गया था और बाद में सेम कंपनी को कल्याणी ग्रुप की तरफ से खरीद लिया गया था। और अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ जिन भारत 52 गन्स को बनाया जाता है, ये दरअसल GC-45 गन का एक मॉडर्न अवतार है, तो उस वजह से सऊदी आर्मी की तरफ से भी इनको खरीदने का प्लान किया जा रहा है। और ऐसे कम से कम 70 से 80 यूनिट को खरीदने के लिए सऊदी आर्मी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब रिसेंटली जो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भारत की तरफ से कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया था, उसमें भी भारत की तरफ से अपनी भारत 52 गन्स को ऑफर किया गया था। और इसमें इस बार 52 कैलिबर और 45 कैलिबर स्टैंडर्ड के बैरल का ऑप्शन उनको दिया जा रहा है, जो कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। अगला अपडेट लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल की तरफ से, और अभी हम जिन लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं, ये कोई आम लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल नहीं होने वाले, बल्कि एक स्टेल्थ मिसाइल होने वाला है, जिनको फ्यूचर में भारत अपनी P-8I एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकता है। इस मिसाइल का नाम AGM-158C LRASM है और इसे अभी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग की तरफ से जॉइंटली टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। इस मिसाइल को भी P-8A पोसेडन एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और इसको इंटीग्रेट करके इसकी पहली ट्रायल को 2025 तक करने का प्लान किया गया था। ये मिसाइल एक सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल होने वाला है, जिसे हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और स्टेल्थ होने की वजह से इनको दुश्मन की तरफ से डिटेक्ट करने की चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इनको अगर P-8I एयरक्राफ्ट में सफलता के साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाता है तो आगे चल के भारत की तरफ से भी ऐसे ही मिसाइल को खरीदने की कोशिश किया जा सकता है, जो कि हमारी P-8I एयरक्राफ्ट की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकता है, क्योंकि इनकी रेंज करीब 900 किलोमीटर के आसपास है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि एक बेहतरीन स्टैंड अप कैपेबिलिटी दे सकते हैं। अब इस कैटेगरी की वेपन को अभी तक बस एक ही फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया था और वो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब इन मिसाइल को लॉन्च करने के लिए अपनी हॉर्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी पहली बार इसको P-8I एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है और इसमें अगर सफलता मिलता है तो हर एक P-8I एयरक्राफ्ट में हम एक ही बार में 4 मिसाइल को कैरी कर पाएंगे।
और ये हमारी एग्जिस्टिंग AGM-54L सीरीज की मिसाइल को सप्लीमेंट करने वाला है। इसके अलावा भी भारत की तरफ से भी ऐसे ही कुछ मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, और अगर भारत की तरफ से इनको डेवलप कर लिया जाता है, यानी कि इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया आता है, तो हमें ऐसे मिसाइल को इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। लेकिन फिलहाल नेवी में ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा मिसाइल की जरूरत पड़ सकता है, जिनको या तो हम इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खुद इसको इंडिजिनस तरीके से डेवलप करके हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगला अपडेट रैम्पेज मिसाइल को लेके। पिछले साल इसको लेके एक अपडेट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि अभी भारत की तरफ से इजराइल से रैम्पेज मिसाइल को एक्वायर करने का प्लान किया गया था। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसे करीब 250 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनको दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले साल हमारी नेवल आर्मामेंट डिपो की तरफ से ये कहा गया था कि अभी वो रैम्पेज मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये एक तरीके से एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करता है, जिसे दुश्मन की रडार स्टेशन, कम्युनिकेशन सेंटर या वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी से खास करके हमारी इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब इसके बाद इस मिसाइल को फ्यूचर में तेजस MK2 की वेपन पैकेज में भी इंक्लूड करने की कोशिश किया जा रहा है। अब इस पर इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि मिसाइल डिटेक्ट किया जा सकता है और इसे इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी चांसेस काफ़ी कम होते हैं, और इसे जो डैमेज होता है वो काफ़ी खतरनाक डैमेज होता है, और इनको नॉर्मली सैल्वो मोड में इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से दुश्मन के ऊपर एक ही बार में मल्टीपल मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, जिस वजह से हर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में दुश्मन को जितना टाइम लगेगा उतने में इनमें से कुछ मिसाइल टारगेट को हिट कर जाएंगे। इसके अलावा अभी नेवी की तरफ से एक इंडिजिनस एंटी सबमरीन रॉकेट को भी टेस्ट किया जा रहा है। इस रॉकेट को हमारी हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैब की तरफ से डेवलप किया गया था, जो कि एक एक्सटेंडेड रेंज वाली एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था, जो कि करीब 8.5 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है, और आज इसको INS चेन्नई से टेस्ट फायर किया गया था। इससे पहले हमारे वॉर्सेस में जो एंटी सबमरीन रॉकेट मौजूद थे, इनकी रेंज करीब 5 किलोमीटर के आसपास की थी, लेकिन अभी जो नए रॉकेट को डेवलप किया गया, ये करीब 8.5 किलोमीटर के आसपास तक स्ट्राइक कर सकते हैं, और आगे चल के इनको हमारे एग्जिस्टिंग रशियन ऑरिजिन RGB-60 सीरीज के रॉकेट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट एक मजेदार अपडेट होने वाला है, और अभी हम पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। अब शुरू से ही आप सब जानते हैं कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ था, तो उसके बाद यूक्रेन को पूरी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था, और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से भी यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश किया गया था। इसका मेजर कारण यही था कि जो यूरोपियन कंट्री थे या वेस्टर्न कंट्री थे, उनकी सिंपैथी को गेन कर सके, और इसे आगे चल के पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, और ये दिखाने की कोशिश कर सकता था कि ये देखो, जब यूक्रेन और रशिया के बीच फाइट चल रहा था तो हम आपके साइड में मौजूद थे, जबकि भारत ओपनली किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी रशिया के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं बोल रहा था। और इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को वेपन्स को भी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया था। इसको लेके मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट पहले से आ चुके थे कि पाकिस्तानी मेड वेपन्स अभी यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। खास करके पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से बनाए गए गोला बारूद यूक्रेन में पाए गए थे, और आमतौर पर पाकिस्तान की तरफ से चीप चाइनीज मेड 122 mm के आर्टिलरी सेल को, मोटार सेल को यूक्रेन को सप्लाई किया जा रहा था, जिनको यूक्रेन की तरफ से उनकी 2S1 122 mm की हाउजर में इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अभी ऐसे कुछ रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, जिससे सुनने के बाद पाकिस्तान की नाक कट चुकी है, क्योंकि अभी ये बात देखा गया था कि जिन भी यूक्रेनियन ओरिजिन हाउजर में पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई किए गए आर्टिलरी सेल का इस्तेमाल किया गया था, उसमें से मैक्सिमम हाउजर नाकाम हो रहे थे, जिसमें मल्टीपल फेलियर सामने आ रहे थे, और ये एमुनिशन बैरल में ब्लास्ट कर रहे थे, जिस वजह से यूक्रेन को काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। अब यहाँ पर सीधे तौर पर यूक्रेन कंप्लेन तो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे एमुनेशन उनको फ्री में दिए जा रहे थे, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई और देश भी मौजूद हैं जो कि उनको एमुनेशन को अभी सप्लाई कर रहे हैं, और उनके पास अभी इतना वक्त भी नहीं है कि वो सप्लाई की हर एक एमुनेशन को चेक करके फिर से फायर कर सके। लेकिन फिर भी ये बात बताया गया था कि ज़्यादातर जो इंसिडेंट का सामना करना पड़ रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई किए गए फॉल्टी एमुनेशन की वजह से सामने आ रहे हैं, और इस वजह से यूक्रेन के काफ़ी सारे आर्टिलरी गन अभी बेकार हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।